Hello my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं यूजीसी नेट 2020 का जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चंस हम और आगे वाले स्टूडेंट करने वाले हैं। सो सेकंड पार्ट आज आप लोगों के लिए स्टूडेंट में इस वीडियो का लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, होम साइंस जंक्शन के नाम से आपको वहाँ पे मेरा पेज मिल जाएगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, स्टूडेंट होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा कि जिससे जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन रहे वो आप लोगों को स्टूडेंट टाइमली मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक रिसोर्सेज। आपको बताना है स्टूडेंट कि जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक रिसोर्सेज, प्लांट्स, वाटर, फॉसल फ्यूल एंड स्टूडेंट फॉसल फ्यूल, प्लांट्स, एनिमल, ठीक है ना, एनिमल्स, एयर एंड वाटर एंड एयर, प्लांट्स एंड मिनरल। तो आपको बताना है कि यहाँ पे आप लोगों का स्टूडेंट क्या जाएगा आंसर। अब एक बार आप लोग क्वेश्चन को हिंदी में देख लीजिएगा। हिंदी में क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक संसाधन का समूह है, पौधे, जल, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन पौधे और जानवर, जानवर वायु और जल, वायु पौधे और खनिज। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या जाएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, जीवाश्म ईंधन पौधे और जानवर, ये स्टूडेंट आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब एक और बात आ जाती है, वो बात क्या आती है स्टूडेंट, वो बात ये आती है कि आखिर ये जो कार्बनिक संसाधन है ये होते क्या हैं। अगर स्टूडेंट मैं बात करती हूँ कार्बनिक संसाधन की, तो कार्बनिक संसाधन क्या होते हैं स्टूडेंट, वो रिसोर्सेज जो कि आपको किससे मिलते हैं, लिविंग बीइंग से मिलते हैं, ठीक है ना, आप लोगों को नेचुरली मिलने वाले वो रिसोर्सेज जो कि आप लोगों को लिविंग बीइंग से मिलते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाते हैं, ये आप लोगों के आपके जो कार्बनिक संसाधन है ये कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या जाएगा, जीवाश्म ईंधन पौधे और जानवर आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है, द फॉर्मेशन ऑफ ए कनेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड द न्यू बॉर्न इन द पीरियड सून आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड। आपको बताना है भाई, ऑप्शन ध्यान से देख लो, अटैचमेंट, कनेक्शन, बॉन्डिंग एंड लव। इस क्वेश्चन को हिंदी में अगर हम देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन है, जन्म के तुरंत बाद की अवधि में माता पिता और नवजात शिशु के बीच संबंध निर्माण को क्या कहा जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस संबंध निर्माण को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, इस संबंध निर्माण की अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट तो हम इसे किस नाम से जानेंगे, हम इसको जानेंगे स्टूडेंट अटैचमेंट के नाम से। सो जुड़ाव आप लोगों का यहाँ पे स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द थियरी दैट होल्ड्स दैट बिहेवियर इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन इज रेफर्ड टू एज, ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। आंसर दिए गए हैं, द इकोलॉजिकल थियरी, द इट्रोलॉजिकल थियरी, एरिक्सन एपिजेनेटिक थियरी एंड डार्विन्स थियरी। सो क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट एक बार देखेंगे, पर पहले उससे पहले हम क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे। वह सिद्धांत जो यह मानता है कि व्यवहार जीव विज्ञान और विकास से अत्यधिक प्रभावित होता है, इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आप लोगों का, डार्विन का सिद्धांत स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, इसलिए हो जाएगा स्टूडेंट क्योंकि डार्विन का मानना ये था कि जो प्रकृति है स्टूडेंट वो क्या करती है, प्रकृति एक तरीके का जो क्रमिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना, उसके द्वारा अपना विकास करती है। यानी कि जो स्टूडेंट नेचर है जो अपना डेवलपमेंट करता है वो एक सीक्वेंस में करता है, उसके अंदर जो चेंज आता है वो एक सीक्वेंस में आता है। और डार्विन का मानना ये था कि जो हमारे पूर्वज है ना वो कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे स्टूडेंट बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 वन ऑफ द न्यू एलिमेंट इज, आपको बताना है स्टूडेंट कि आप लोगों की जो ये 2019 वाली आप लोगों की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसका मेन एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है। सो आपके ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, इंक्लूजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, प्रोविजन ऑफ फादर एजुकेशन, फोकस एंड अडोलसेंट एजुकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ अडल्ट एजुकेशन। तो एक बार हम ऑप्शंस देखेंगे स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शंस हैं, नई शिक्षा नीति 2019 में एक नया घटक है,
आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को शामिल करना, पिता को शिक्षा का उपबंध कराना, किशोर किशोरियों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना और प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत करना। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को शामिल करना। ये आप लोगों का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन दिया गया है भाई, children with average intelligence who have difficulty in reading, writing and mathematics are likely to have low intelligence quotient, lack of interest in studies, learning disabilities, low emotional intelligence। आपको क्या बताना है भाई? आपको ये बताना है कि औसत बुद्धिमत्ता वाले बच्चे जिन्हें पढ़ने में, लिखने में, गणित में कठिनाई हो, उसमें किस बात की संभावना हो सकती है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपका सही आंसर क्या जाएगा? ऐसे बच्चों में सीखने में अक्षमता हो सकती है, यानी कि ऐसे बच्चों में स्टूडेंट क्या देखा जा सकता है? लर्निंग डिसेबिलिटी देखी जा सकती है। जो इस तरह के बच्चे होंगे स्टूडेंट, उनमें क्या देखा जाएगा? जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो देखी जाएगी। ठीक है ना? आपने नाम भी सुने होंगे, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, है ना, डिस्फेजिया, इस तरीके के आप लोगों ने नाम सुने भी होंगे। चलिए आगे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द थर्ड स्टेज इन एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज कॉल्ड। जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है स्टूडेंट, वो कौन सी थ्योरी है भाई? साइको सोशल थ्योरी। तो साइको सोशल थ्योरी में आप लोगों को पता है कि एरिक्सन ने टोटल कितनी स्टेजेस बताई हैं भाई? एरिक्सन ने बताई हैं टोटल 8 स्टेजेस। ठीक है ना? तो आप लोगों का जो ये 8 स्टेजेस हैं, ये ओवरऑल क्या कहती हैं कि अगर एक मनुष्य इन सारी स्टेजेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो उसका एक अच्छा व्यक्तित्व निखर कर आता है और वो व्यक्ति एक सोशल एडजस्टमेंट करने वाला पर्सन तैयार होता है। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या बताना है? द थर्ड स्टेज आपको बतानी है कि एरिक एरिक्सन की थ्योरी की तीसरी अवस्था यहाँ पे कौन सी है। बट मैं आप लोगों को ये तीसरी अवस्था बताने से पहले ये बताना चाहूंगी कि इन सभी अवस्थाओं का जो टाइम पीरियड है वो क्या है। तो देखो स्टूडेंट, ये सबसे पहले आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या है स्टूडेंट? 18 महीने से लेकर इसका जो टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट, वो 3 साल तक का होता है। ठीक है ना? अगर हम बात करते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की, तो स्टूडेंट इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कब से होता है? इन्फेंसी से लेकर 18 मंथ तक का होता है। ठीक है ना? आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन, यानी कि रोल कंफ्यूजन, इसका टाइम पीरियड 13 से लेकर 21 साल तक का होता है। ठीक है? एंड इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसका टाइम पीरियड 3 to 5 ईयर्स का होता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्वेश्चन के आंसर की, उससे पहले क्वेश्चन को एक बार हिंदी में देखो। क्वेश्चन क्या है? मानव विकास के एरिक एरिक्सन के सिद्धांत में तीसरे चरण को कहा जाता है। तो भाई तीसरा चरण किस नाम से जाना जाता है? पहल बनाम दोष के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये तीसरा चरण हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? पहल बनाम दोष के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, द बेसिक परमिसेस ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 इज दैट। आपको क्या बताना है स्टूडेंट? क्वेश्चन दिया गया है भाई, क्वेश्चन आपके सामने है कि बाल विवाह प्रतिषेध, ध्यान से देखिएगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की प्रमुख बात यह है कि आपको बताना है कि जो आपका ये एक्ट है इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है। तो एक बार आप आंसर देख लीजिएगा। ए चाइल्ड कैन बी मैरिड ओनली आफ्टर 15 years of age. Making a child go through marriage is an offense. A girl or a boy is a minor up to 18 years of age. A girl is a minor up to 18 years and a boy is a minor up to 21 years. अब एक बार हिंदी में आंसर्स देखेंगे स्टूडेंट्स, अच्छे से देखिएगा। आंसर क्या दिए गए हैं? किसी बालक का विवाह 15 वर्ष की आयु के पश्चात ही किया जा सकता है। किसी बालक को विवाह के लिए तैयार करना अपराध है। कोई बालिका या बालक 18 वर्ष की आयु तक अवयस्क है। 18 वर्ष की आयु तक बालिका अवयस्क है और 21 वर्ष की आयु तक बालक अवयस्क है। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट? आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है? यानी कि जो विवाह है भाई वो 18 वर्ष के बाद तो लड़की का और 21 वर्ष के बाद लड़के का होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए आगे ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई? Which of the following statement does not describe a matriarchal family? क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? Which of the following statement does not describe a matriarchal family? So स्टूडेंट, ये matriarchal family होती क्या है?
देखिए ये आप लोगों के ना परिवार के प्रकार हैं, एक होता है मैट्रियार्कल, एक होता है पैट्रियार्कल। तो आपका पितृसत्तात्मक एंड मातृसत्तात्मक आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। जहाँ पे पिता की सत्ता है वो पितृसत्तात्मक है, जहाँ माता की सत्ता है वो मातृसत्तात्मक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब, यानी कि जो मातृसत्तात्मक परिवार की विशेषता नहीं बताता वो पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अथॉरिटी वेस्ट इन द वुमेन हेड ऑफ द फैमिली, marriage relation are transist, the husband is sometimes a casual visitor, descent is through the mother, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर थ्रू द मदर। सो आप लोगों को बताना है स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लो। क्वेश्चन कहता है भाई अधिकार परिवार की महिला मुखिया के पास होते हैं, वैवाहिक संबंध अस्थायी होते हैं, पति कभी कभी अनियमित आगंतुक होता है, वंश माता के माध्यम से चलता है, संपत्ति माता द्वारा अतंत्रित की जाती है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों के स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन है। अब अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, मातृ सत्तात्मक परिवार की, तो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। देखिए ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स मातृ सत्तात्मक की है कि भाई परिवार की जो मुखिया है वो महिला होगी, वंश माता के माध्यम से चलेगा, संपत्ति माता के द्वारा आंतरित की जाएगी। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, वैवाहिक संबंध अस्थायी होते हैं। ये वाला ऑप्शन स्टूडेंट यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इससे आपको ये भी पता चल गया कि मातृ सत्तात्मक परिवार क्या होते हैं, जहां माता की सत्ता है, जहां माता मुखिया होती है, जहां वंश माता चलाती है, जहां पे स्टूडेंट संपत्ति की पूरी अधिकार भी कौन होती है, माता ही होती है, और माता के बाद संपत्ति उसकी बेटी को दे दी जाती है। पति माता के घर ही जाके रहता है, माता इन द सेंस मतलब जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के घर जाकर ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है। द टर्म यूज टू रेफर टू अ पर्सन हु कंट्रोल्स और सेलेक्ट्स द कंटेंट दैट रीचेज एन ऑडियंस इज नोन एज। भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन आप ये समझ लीजिएगा 2020 के क्वेश्चन पेपर में है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों का 2021 के जो आपका पेपर 1 का सेट है उसमें भी है। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एंड ये क्वेश्चन आप लोगों का कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। द टर्म यूज टू रेफर अ पर्सन, एक पर्सन की यहाँ पे बात चल रही है। वो पर्सन कौन है, जो कंट्रोल करता है, सेलेक्ट करता है कंटेंट को। जब तक वो कंटेंट आपका ऑडियंस के पास पहुंचने वाला होता है उससे पहले ही वो उसे कंट्रोल कर लेता है। जब वो आपका ऑडियंस के पास पहुंचेगा उससे पहले वो व्यक्ति कौन कहलाता है। एक बार क्वेश्चन हिंदी में देखो। क्वेश्चन है श्रोताओं हेतु विषय वस्तु का चयन अथवा नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। ये व्यक्ति स्टूडेंट क्या कहलाता है आपका, इस व्यक्ति की अगर मैं बात करूं इसे किस रूप में स्टूडेंट हम परिभाषित करते हैं, इस व्यक्ति को हम परिभाषित करते हैं स्टूडेंट गेट कीपर के रूप में। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में इस तरह भी पूछा गया है कि भाई गेट कीपर किस तरीके के कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। सो आपको पता होना चाहिए कि गेट कीपर आपका कहाँ से रिलेटेड है स्टूडेंट, मास कम्युनिकेशन से। ठीक है ना, जो आपका मास कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड आपका क्या होता है स्टूडेंट, ये गेट कीपिंग टर्म होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट एम्फसाइज्ड दैट द मॉडर्नाइजेशन कुड बी अचीव्ड बाय इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इनकम ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको बताना है कि विकास का ऐसा कौन सा मॉडल है स्टूडेंट जो कि क्या बताता है भाई, जो कि ये बताता है कि आपका इस चीज पे बल वो देता है कि उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण द्वारा आधुनिकता को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा विकास का मॉडल स्टूडेंट आप लोगों का कौन सा है, यही समझ लीजिए आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो अगर स्टूडेंट मैं क्वेश्चन के आंसर की बात करती हूँ तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा विकास का प्रभावी मॉडल। ठीक है ना, जो आप लोगों का यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट, ये ध्यान से देखिएगा, आपका डोमिनेंट, जो डोमिनेंट वाला मॉडल है स्टूडेंट, ये आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इस मॉडल में होता क्या है। तो स्टूडेंट अगर मैं इस डोमिनेंट मॉडल की बात करती हूँ, ठीक है ना, तो ये मॉडल क्या कहता है कि भाई अगर आपको विकास लाना है तो अर्बनाइजेशन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, यानी कि शहरीकरण को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जो आपको प्लानिंग करनी है वो किसी एक जगह केंद्रित होकर करनी पड़ेगी, सेंट्रलाइज होकर करनी पड़ेगी। और जब आप इस विकास को स्टूडेंट मेजर करते हैं तो दो चीजों के थ्रू करते हैं। पहली चीज कौन सी होती है स्टूडेंट आप लोगों की, पहली चीज होती है स्टूडेंट ग्रॉस नेशनल, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, प्रोडक्ट। तो पहली चीज होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसके थ्रू आप इसे मेजर करते हैं, ये फर्स्ट थिंग है स्टूडेंट। एंड दूसरी क्या होती है स्टूडेंट, दूसरी होती है आपकी प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट,
पर कैपिटा इनकम के नाम से भी जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई? क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप अप्रोच फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। तो आपको बताना है स्टूडेंट, वर्कशॉप, होम विजिट, ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन, इनमें से कौन सी विधि नहीं है ग्रुप अप्रोच की। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से देखो। निम्नलिखित में से संप्रेषण और विस्तार हेतु कौन सा ग्रुप अप्रोच नहीं है? तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर चुनना है आप लोगों को नहीं वाला। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे पहले आपको एक बात बता देती हूँ, जो कार्यशाला होती है, जो वर्कशॉप होती है, ये क्या होती है स्टूडेंट? अगर हम वर्कशॉप के बारे में बात करते हैं तो वर्कशॉप एक तरीके की ऐसी एक फॉर्मल आप मीटिंग कह लो, या एक आपका एक ऐसा इवेंट कह लो स्टूडेंट, जो कि जहाँ पे आप आइडियाज को एक्सचेंज भी करते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेते हैं, यानी कि आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी जाती है। जिस चीज के बारे में आप डिस्कशन कर रहे होते हैं, आइडिया शेयर कर रहे होते हैं, उसको आप परफॉर्म भी करके देखते हैं, ये वर्कशॉप होती है। ठीक है ना। होम विजिट किसके लिए यूज की जाती है स्टूडेंट? होम विजिट तो आपका प्योरली एक इंडिविजुअल मेथड होता है, जब आपको किसी एक व्यक्ति को टारगेट करना होता है एक्सटेंशन एजुकेशन में, तो आपका जो एक्सटेंशन वर्कर होता है वो होम विजिट का इस्तेमाल करता है, तो ये इंडिविजुअल मेथड है। प्रशिक्षण क्या होता है स्टूडेंट? ट्रेनिंग है। ठीक है ना। ट्रेनिंग तो आप चाहे 50 लोगों को एक साथ दे दो। प्रदर्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? डेमोन्स्ट्रेशन, जब आप कोई चीज परफॉर्म करके दिखाते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको कहूं कि बेटा आपको आम का अचार डालना है और ये इस तरीके से डल जाएगा, तो ये प्रदर्शन नहीं हुआ, ये सिर्फ एक लेक्चर मेथड हुआ। अगर मैं आप लोगों को आम के अचार को प्रॉपर डाल के दिखाऊं कि देखो इस तरह से आम कट होंगे, इस तरह से मसाला मैरिनेट होगा, तो आपका वो क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेशन है, क्योंकि मैंने आपको वो चीज परफॉर्म करके दिखाई है। ठीक है ना। सो अब क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? घरों में जाना, क्योंकि होम विजिट मैंने जस्ट आपको अभी बताया स्टूडेंट कि ये क्या होता है। जो होम विजिट होती है स्टूडेंट, वो आप लोगों का एक तरीके का इंडिविजुअल अप्रोच मेथड है, ना कि ग्रुप अप्रोच मेथड है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, इन कम्युनिकेशन द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर एंड मूवमेंट इज टर्म्ड एज। आपको बताना है कि भाई जब कम्युनिकेशन में आप क्या करते हैं? कम्युनिकेशन में स्टूडेंट जब आप शारीरिक हाव भाव, शारीरिक मुद्राएं, शारीरिक गति, इन सब को परिभाषित करते हैं, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? कम्युनिकेशन में जब आप शारीरिक मुद्राओं, शारीरिक गति, शारीरिक हाव भाव, इन सभी को क्या करते हैं स्टूडेंट? दर्शाते हैं, तो हम इसे कम्युनिकेशन में किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? हम इसे काइनेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे भाई एक शब्द और लिखा है, जो लिखा है आपका, ध्यान से देखिएगा, प्रोक्सिमिस। तो प्रोक्सिमिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? प्रोक्सिमिस का मतलब होता है कि जब आप स्टडी ऑफ स्पेस कर रहे होते हैं, आप किसका अध्ययन कर रहे होते हैं स्टूडेंट? स्थान का अध्ययन कर रहे होते हैं, सो वो प्रोक्सिमिस कहलाता है। एक वर्ड दिया गया है स्टूडेंट, पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या है? कि जब आप किसी के ना वॉइस टोन को अध्ययन करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन में जब आप किसी की आवाज के उतार चढ़ाव को, किसी की आवाज की गति को, स्पीड को, टोन को, है ना, उसके टेक्सचर को, या फिर वो कितनी तेज बोल रहा है, कितना धीरे बोल रहा है, इन सब चीजों को देखते हैं, वो पैरा लैंग्वेज होती है। एंड आपका क्या है स्टूडेंट? क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जब आप लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका समय का देखते हैं अध्ययन, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप लोगों का क्या होता है स्टूडेंट? जो अमौखिक संचार है उसमें लगने वाले जब आप समय का अध्ययन करते हैं, वो स्टडी आपकी क्या कहलाती है? क्रोनोमिक्स कहलाती है। तो स्टूडेंट आपका कौन सा संचार है? अमौखिक। अमौखिक संचार में, ठीक है ना, जो अमौखिक संचार होता है उसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं स्टूडेंट? समय का। वो क्या कहलाता है? हमारा क्रोनोमिक्स कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, हु वॉज द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर हु रोट द बुक रिकॉर्ड। आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अब यहाँ पे जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना बुक वाला, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चन हमेशा जनरली मैंने देखा है कि बच्चों के ये क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि एकदम से ना जब हमें पता ना हो तो हम आंसर नहीं लगा सकते कि आखिर बुक किसने लिखी है। ठीक है ना। तो देखो एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन है, हु वॉज द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर हु रोट द बुक रेटोरिक डिस्क्राइबिंग द रोल ऑफ परसुएशन इन पब्लिक स्पीकिंग। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये पता चल रहा है कि पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड एक किताब है, और इसका मतलब ये कम्युनिकेशन से संबंधित है। तो जो पर्सन यहाँ पे आंसर में होगा वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होना चाहिए।
ये हमें एक गैस यहाँ पे अपने माइंड में लगाना है। क्या लगाना है स्टूडेंट, कि जब क्वेश्चन में पब्लिक स्पीकिंग लिखी है तो इसका मतलब कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, एंड कम्युनिकेशन जिसमें आपका इन्वॉल्व है, जो पर्सन कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है, वही यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए। ऐसा गैस हमें अपने माइंड में क्या करना है स्टूडेंट, लगाना है। सो कम्युनिकेशन में यहाँ पे इनमें से कौन रिलेटेड है भाई, बड़ा ही पॉपुलर नेम है एरिस्टोटल। अरस्तु का नाम आप सबने सुना है ना। सो एरिस्टोटल जिन्होंने 3 एलिमेंट बताए हैं कम्युनिकेशन में, एथोस, लेगोस एंड पैथोस, तो वही आपका यहाँ पे सही आंसर जाएगा। इनके द्वारा लिखी गई ही स्टूडेंट ये किताब है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बार हिंदी में भी देख लो। पुरातन ग्रीक दार्शनिक कौन थे जिन्होंने रिटोरिक पुस्तक लिखी थी, जिसमें सार्वजनिक संभाषण में प्रतिपादिता की भूमिका पर चर्चा की गई थी। सार्वजनिक संभाषण आ गया ना भाई, कम्युनिकेशन। तो ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, आपका अरस्तु यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, द आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग अडल्ट्स लर्न इज कॉल्ड। आपको बताना है वयस्कों को सीखने में मदद करने की जो कला एवं विज्ञान है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। वयस्कों को सीखने में मदद करने की कला और विज्ञान, भाई कला भी है विज्ञान भी है, और प्योरली रिलेटेड किससे है स्टूडेंट, वयस्कों से है, यानी कि अडल्ट से है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट अडल्ट लर्निंग से रिलेटेड इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ पे होगा। अब देखो ध्यान से देख लो स्टूडेंट, पैडागोजी आपको पता है बिल्कुल डिफरेंट थिंग है। ये तो सीडीपी और हर सब्जेक्ट में अलग अलग होती है। ठीक है ना, एक तरीके से ये स्टडी ऑफ, आप ये समझ लीजिए कि स्टडी है इस चीज की कि आप अपना कंटेंट बच्चे तक कैसे डिलीवर करेंगे, कौन सी अप्रोचेस आप फॉलो करेंगे लर्निंग के लिए। एंड सोशियोलॉजी आपको पता है प्योरली समाज शास्त्र है, वो बिल्कुल अलग है, सोसाइटी से रिलेटेड है। एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट क्या होता है, मानव विज्ञान होता है, वो आपका मानव से संबंधित है कि भाई मानव पहले कैसा था, अब कैसा है, क्या परिवर्तन हुए। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, आप लोगों का ध्यान से देख लीजिएगा, जो आप लोगों का आंसर है यहाँ पे आपका ध्यान से देखिए, एंड्रागोजी, ये आप लोगों का स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का स्टूडेंट सही आंसर बनेगा। वयस्कों को सीखने में मदद करने का जो कला और विज्ञान है वो एंड्रोगोजी कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन है भाई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नेंस थ्रू डोमिनेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डेमोस्ट्रेट। आपका क्या लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, डेमोटाइजेशन। सो आपको बताना है स्टूडेंट डीमोनेटाइजेशन। सो आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या बनेगा। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, डीमोनेटाइजेशन भी यहाँ पर मेंशन है। तो प्रभुत्व है, केंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण है और विमुद्रीकरण है। डीमोनेटाइजेशन भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो विमुद्रीकरण है, आपको बताना है यहाँ पे स्टूडेंट कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या बनेगा। तो स्टूडेंट भारत में पंचायती राज संस्थान जो स्थानीय स्वयं सुशासन व जनता की भागीदारी की महत्वपूर्ण क्या करता है भाई, जनता की जो भागीदारी है उसकी महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति जिसके माध्यम से करता है, वो माध्यम कौन है स्टूडेंट, विकेंद्रीकरण माध्यम होता है। डिसेंट्रलाइज मेथड का ये क्या करता है स्टूडेंट, इस्तेमाल करता है। सेंट्रलाइजेशन का नहीं करता, एक ही जगह सारे डिसीजन हो ऐसा नहीं करता है, ये डिसेंट्रलाइज मेथड का इस्तेमाल करता है। अगर मैं बात करती हूँ कि भारत में भाई आपके जो ये पंचायती राज हैं, इन्हें कब से शुरू किया गया है स्टूडेंट, तो ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 से। ये आप लोग अपने याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है। आगे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है भाई। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल रिप्रेजेंट द लीस्ट पावरफुल एंड लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, आपका मेजरमेंट। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल रिप्रेजेंट द लीस्ट पावरफुल एंड लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। आपका है ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, नॉमिनल स्केल एंड रेशियो स्केल। एक बार आप हिंदी में क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना माप के न्यूनतम स्तर और अल्पतम प्रभाव को दर्शाता है। माप का तो स्टूडेंट न्यूनतम स्तर है, यानी कि आप मेजर नहीं कर सकते, और स्टूडेंट जो आपका क्या है, अल्पतम प्रभाव और इफेक्ट भी ज्यादा नहीं डालेगा। सो वो आपका कौन सा स्केल है स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर बनेगा नॉमिनल स्केल। ठीक है, नॉमिनल स्केल में स्टूडेंट आपको पता है जनरली क्या चीजें आती हैं। जैसे आपका क्या आएगा स्टूडेंट, मान लीजिए हम किसी के जेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जेंडर को कैसे मेजर करोगे, मेल होगा फीमेल होगा, मेजर नहीं कर सकते। किसी का स्टूडेंट क्या आता है,
जो आप लोगों का क्या आता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, जो आप लोगों का मैरिटल स्टेटस आता है ना, जो आपका मैरिटल स्टेटस होता है वो भी आप लोगों का, देखिए चलिए ये भी छोड़िए, मैं आपको एक और इसका, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आप लोगों को लगेगा, तो आप लोगों को इसका और एक बेहतर एग्जाम्पल देती हूँ स्टूडेंट, जो आप लोगों को इजिली समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट रिलीजन की, ठीक है ना, यानी कि मैं धर्म की बात करती हूँ, तो धर्म भी स्टूडेंट आपका इसी में आता है, आप उसे नाप थोड़ी ना सकते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपके ये धर्म हो गए, आप इन्हें नाप नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट, किसी का हेयर कलर वो जैसा है वैसा रहेगा, आप नापोगे थोड़ी स्टूडेंट, तो ये आपके सारे नॉमिनल स्केल है, इसलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मापने का न्यूनतम स्तर होता है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन born in 2010 in a village would be an example of। क्वेश्चन ध्यान से देखो, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन born in 2010 इन अ विलेज वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि आपको एक अध्ययन करना है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, पहले आंसर देख लीजिए, एम्पेरिकल स्टडी, ट्रेंड स्टडी, कोहार्ट स्टडी एंड इंटरवेंशन स्टडी। एक बार आंसर देखेंगे, एक गांव में वर्ष 2010 में जन्म लेने वाले बच्चों के न्यूट्रिशनल स्तर का अध्ययन निम्न में से किसका उदाहरण होगा। आप क्या कर रहे हो स्टूडेंट, आप एक रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, रिसर्च में आप एक गांव के जो बच्चे 2010 में पैदा हुए हैं, ठीक है ना, जो बच्चे 2010 में पैदा हुए हैं, आप उनके पोषण स्तर को निर्धारित करना चाहते हो, तो आपको बताना है कि स्टडी आपकी किस तरीके की स्टडी यहाँ पे होगी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ये स्टडी कहलाएगी कोहार्ट अध्ययन। ध्यान से देख लीजिएगा, ये स्टडी आपकी क्या कहलाएगी स्टूडेंट, कोहार्ट अध्ययन कहलाएगी। ये वो स्टडी होती है, जब आप इसको एक बार देखेंगे तो ये वो स्टडी है स्टूडेंट जहां पे आप लोगों का जो मेजरमेंट है, ठीक है ना, आप इसको बेसिकली इस स्टडी में आप ये एक तरीके की नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। ठीक है, कैसी होती है स्टूडेंट, जो आपका ये कोहार्ट स्टडी होती है या कोहार्ट रिसर्च होती है, ये एक तरीके की नॉन एक्सपेरिमेंटल होती है एंड ऑब्जर्वेशनल मेथड यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, ज्यादातर आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम कोहार्ट स्टडी कहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सैम्पलिंग एरर एसोसिएटेड विद रैंडम सैम्पलिंग कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है ना भाई, सैंपल एरर आपका क्या करना है, देखिए सैंपल एरर एसोसिएटेड विद रैंडम सैम्पलिंग कैन बी डिटरमाइंड, आपको जो आपका सैम्पलिंग एरर है जो रैंडम सैम्पलिंग में देखा जाता है, आप उसे किस फॉर्मूला के थ्रू क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, डिटरमाइन कर सकते हैं। सो आपका यादृच्छिक नमूने से जुड़ी नमूना त्रुटियों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस सूत्र के माध्यम से किया जा सकता है। तो स्टूडेंट भाई हम किस सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर बनेगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन ना, देखो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल नहीं करना, यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला आपको एक याद करना है। जैसे अनोवा है, अनोवा निकालने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में, आपको क्या करना होगा, बस ये पता होना चाहिए कि अनोवा कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, which of the following test is most suitable for studying association between income level of mother and their buying practices for infant wear। क्वेश्चन को एक बार स्टूडेंट हिंदी में देखिएगा, आपके ऑप्शंस देख लो, टी टेस्ट है, अनोवा है, काई स्क्वायर है एंड पियर्सन है। ठीक है, अब हिंदी में क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन ये कहता है निम्नलिखित में से सार्वजनिक उपयुक्त जांच कौन सी है। भाई ऐसी कौन सी जांच है स्टूडेंट, ऐसा कौन सा टेस्ट है जो माताओं की आय के स्तर और शिशु के कपड़े खरीदने के तरीकों के बीच एक संबंध दिखाता है। मान लीजिए जो माता है उनकी आय जो है उसका, और वो अपने बच्चे के लिए कितने कपड़े खरीद रही हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, तो आय का प्रभाव जानने की कोशिश की जा रही है माता की परचेजिंग पावर के ऊपर। सो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या चल रहा है, दो वेरिएबल है। ठीक है ना, सो काई स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा, एक तो स्टूडेंट आप रिलेशन देख रहे हो, है ना, दोनों में कह लो आप संबंध जानने की कोशिश कर रहे हो, दो अलग अलग चीजें हैं, इम्पैक्ट जानने की कोशिश कर रहे हो। सो काई स्क्वायर यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूं मैं कि टी टेस्ट कहाँ पे यूज करते हैं, अनोवा कहाँ यूज करते हैं, पियर्सन कहाँ करते हैं, पैरामीट्रिक क्या है, नॉन पैरामीट्रिक क्या है, ये आपको दोनों चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फिक्स रिस्पॉन्स क्वेश्चन इन क्वेश्चनेयर। आपको बताना है स्टूडेंट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज, आपको बताना है भाई जो लाभ नहीं है, एडवांटेज नहीं है। क्वेश्चन एयर में फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को पूछने का एडवांटेज क्या नहीं है। एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा। फैसिलिटेट कॉम्पिटिशन ऑफ द क्वेश्चन, completion of the questionnaire, easy to score and code, useful where there is little or no information about the sample, no writing is required for respondent by respondent। तो क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट एक बार हिंदी में देखो। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रश्नावली में नियत प्रतिक्रिया वाले प्रश्नों का लाभ नहीं है। ठीक है ना, जो फिक्स्ड आपके क्वेश्चन होते हैं, फिक्स्ड रिएक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, जहां पे स्टूडेंट आपको वही आंसर देना होता है जस्ट जो आपको ऑप्शन में होता है। ठीक है, सो प्रश्नावली को पूरा करने में मदद देना, कोड एवं स्कोर में सरलता, उपयोगी जहां सैंपल के बारे में कुछ भी जानकारी ना हो अथवा बहुत कम हो, उत्तर देने वाले के लिए लिखना जरूरी ना हो। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उपयोगी जहां सैंपल के बारे में आप कुछ भी जानकारी नहीं रखते हैं या फिर बहुत कम जानकारी रखते हैं। तो वहां पे स्टूडेंट आप लोगों का क्या होगा, इनका जो आपके फिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है इनका लाभ आपको नहीं होता है। तो ये थे स्टूडेंट आज की क्लास के हमारे 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन कुछ समझ में आए होंगे। आप लोगों को जो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस की दी है वो आप लोगों के काम आएगी। जो चीज़ें मुझे लगती है यहाँ पे कि आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है वो मैंने सब आपको बताने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा। एंड आप लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़ सकते हैं क्योंकि अभी आप लोगों का यूजीसी नेट का एग्जाम स्टूडेंट फेज 4 में जाकर होगा। सो फेज 4 में आपका एग्जाम होना है स्टूडेंट, तो लगभग आप लोगों के पास अभी समझ लीजिएगा कि 7 से 8 दिन है। और इन दिनों में आप लोगों को मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन आपको करा पाऊं वो मैं कराऊं, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो जाए आने वाले एग्जाम में। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दो। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन रहे वो आप लोगों को मिलती रहे। एंड आप लोगों को डेफिनेटली इसी तरीके से बेनिफिट मिलता रहे, आप लोग पढ़ते रहें और अपना जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने का ड्रीम है उसे पूरा कर लें। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।